गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं ऋषिराज यादव टीम सीएलसी और सीएलसी की इस ऑनलाइन एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का वेलकम करता हूं। आज हम बात करेंगे जीन इंटरेक्शंस के बारे में। जिस जीन इंटरेक्शन की हम बात कर रहे हैं उसमें डिफरेंट टाइप के इंटरेक्शंस पॉसिबल हैं, तो उन सभी इंटरेक्शन को हम देखेंगे कि उनका फिनोटिपिक रेशियो F2 जनरेशन में किस तरीके का जनरेट होगा। ये इंटरेक्शन दो अलग अलग जीन के बीच में है, तो मैं कह सकता हूं दो अलग जीन का, तो एक जीन का डोमिनेंट एलील एंड रिसेसिव एलील और दूसरे जीन का डोमिनेंट एलील और रिसेसिव एलील। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास में ये जीन फर्स्ट और ये जीन सेकंड। इस जीन की दो फॉर्म, डोमिनेंट रिसेसिव, इसकी दो फॉर्म, डोमिनेंट रिसेसिव। मैं ये कह सकता हूं ये डोमिनेंट क्या है, इसकी एलील फॉर्म, ये भी क्या है एलील फॉर्म, ये भी क्या है एलील फॉर्म, और ये भी क्या है। इस जीन का इस जीन से इंटरेक्शन हो, इसी को बोल रहे हैं हम जीन इंटरेक्शन। जीन फर्स्ट का जीन सेकंड से दो डिफरेंट जीन में इंटरेक्शन पॉसिबल हो रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं इंटरजेनिक। ये डोमिनेंट एलील, ये रिसेसिव एलील, ये डोमिनेंट एलील और ये रिसेसिव एलील, ये सेकंड जीन की है और ये फर्स्ट की, लेकिन ये एलील, इसके लिए एलीलिक फॉर्म काम नहीं करता है। कहने का मतलब हम ये कह सकते हैं ये जीन फर्स्ट, ये जीन सेकंड, इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन हुआ उसे इंटरजेनिक बोल सकते हैं। और ये डोमिनेंट और रिसेसिव एलील और ये डोमिनेंट और रिसेसिव एलील, तो मैं कह सकता हूं ये दोनों एलील इस जीन फर्स्ट की हैं, ये दोनों एलील जीन सेकंड की हैं, लेकिन इसके लिए ये एलीलिक फॉर्म काम नहीं करती, इसीलिए इसको बोलते हैं नॉन एलीलिक इंटरेक्शन। तो आपसे कहा जाए इंटरजेनिक और नॉन एलीलिक इंटरेक्शन क्या है, तो बता सकते हैं आप। अब एक जीन इंटरेक्शन में ऐसा ले रहा हूं कि आपके पास जीन ए है और इस जीन की दो फॉर्म, डोमिनेंट एलील, रिसेसिव एलील। यहां पर इस डोमिनेंट और रिसेसिव में यदि इंटरेक्शन पॉसिबल होता तो जीन एक के अंदर ही पॉसिबल होगा, तो जीन एक ही है तो हम इसे बोलेंगे इंट्राजेनिक इंटरेक्शन। और एक ही जीन की दो डिफरेंट फॉर्म है तो हम क्या बोलेंगे इसको इंटर एलीलिक इंटरेक्शन। तो अभी जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, दो तरीके का इंटरेक्शन पॉसिबल है, वन इज इंट्राजेनिक, अनदर वन इज इंटरजेनिक। इंटरजेनिक ऑल्सो नोन एज नॉन एलीलिक एंड इंट्राजेनिक ऑल्सो नोन एज इंटर एलीलिक इंटरेक्शन। क्लियर है मेरी बात यहां तक? क्लियर है सभी को? आपने इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखा,
डोमिनेंस, जिसे हमने पार्शियल डोमिनेंस भी कहा। जो यहां पर आपने इनकम्प्लीट डोमिनेंस या पार्शियल डोमिनेंस स्टडी किया, उसमें क्या था, रेड कलर व्हाइट से कंबाइन करके क्या बना रहा था, पिंक बना रहा था। और जो ये पिंक बना रहा है, इसका मतलब मैं कह सकता हूं रेड का इस व्हाइट में इंटरेक्शन हुआ, तब जाकर पिंक बना। इसको बोलते हैं इंट्राजेनिक इंटरेक्शन। और जहां पर दो डिफरेंट जीन के बीच में इंटरेक्शन होगा, उसको बोलेंगे इंटरजेनिक या नॉन एलिलिक इंटरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, डोमिनेंट एपिस्टेसिस, रिसेसिव एपिस्टेसिस, कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन, डुप्लीकेट जीन इंटरेक्शन, कोलैबोरेटिव जीन इंटरेक्शन, इनहिबिटरी जीन इंटरेक्शन, सप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन, एडिटिव या इसी को बोलते हैं पॉलीमेरिक जीन इंटरेक्शन। डोमिनेंट एपिस्टेसिस, रिसेसिव एपिस्टेसिस, कॉम्प्लीमेंट्री, डुप्लीकेट, कोलैबोरेटिव, इनहिबिटरी, सप्लीमेंट्री, एडिटिव, जितने भी मैंने अभी आपको ये बातें बताई हैं, दीज ऑल आर द इंटरजेनिक और नॉन एलिलिक इंटरेक्शन। यहां पर आप देखेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस में, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है, इंट्राजेनिक। इंट्राजेनिक है तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस या पार्शियल डोमिनेंस में हम ये बोल सकते हैं, रेड व्हाइट को क्रॉस करके जो पिंक बना, तो F2 जनरेशन में क्या बनेगा, रेड, पिंक और व्हाइट, रेड 1, पिंक 2 एंड व्हाइट। जीनोटिपिक रेशियो फिनोटिपिक रेशियो के इक्वल आया, एक ही जीन थी। दो जीन जब कोई इंटरेक्शन पॉसिबल नहीं हुआ, तो मैं कह सकता हूं टू जीन, और कोई इंटरेक्शन पॉसिबल नहीं होता, नो इंटरेक्शन, तो उसका रेशियो आता फिनोटिपिक रेशियो 9:3:3:1। क्लियर है? दो जीन नो इंटरेक्शन, बट दो जीन इंटरजेनिक इंटरेक्शन पॉसिबल हुआ, तो क्या पता जिस तरीके से ये एडिटिव है, तो इसका 9:6:1 आ जाए। इसका मतलब ये 9 तो ऐसे कैसे आया, ये 1 ऐसे कैसे आया, जो बीच वाला है ये इंटरेक्शन करके क्या कर 6 शो कर रहा है। सप्लीमेंट्री है 9:3:4, इनहिबिटरी है 13:3, कोलैबोरेटिव है 9:3:3:1, डुप्लीकेट है 15:1, कॉम्प्लीमेंट्री है 9:7, रिसेसिव एपिस्टेसिस है 9:3:4, डोमिनेंट है 12:3। इट मींस किसी भी प्रकार का कोई भी जीन में इंटरेक्शन नहीं होता, तो फिनोटिपिक रेशियो हमारे पास 9:3:1 की फॉर्म में आता। लेकिन जैसे ही नॉन एलिलिक या इंटरजेनिक इंटरेक्शन पॉसिबल हुआ है, डोमिनेंट एपिस्टेसिस में तो रेशियो आएगा 12:3:1, रिसेसिव में आएगा 9:3:4, कॉम्प्लीमेंट्री में आएगा 9:7,
डुप्लीकेट में आएगा 15:1, कोलेबरेटिव में आएगा 9:3:1, इनिबिटरी में आएगा 13:3, सप्लीमेंट्री में आएगा 9:3:4, एडिटिव या पॉलीमेरिक में आएगा 9:6:1। तो आपको ये नेम और इनका रेशियो पता होना चाहिए। सभी में आप देखेंगे तो देखो 9:3:1 टोटल काउंट करेंगे तो कितना आएगा 16, ये भी काउंट करेंगे तो कितना आएगा 16, ये भी काउंट करेंगे तो कितना आएगा 16। उसी 16 को अलग अलग रेशियो की फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट कर दिया। क्लियर है मेरी बात यहां तक? तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस या पार्शियल डोमिनेंस यहां पर है, इसका एग्जांपल तो आपको पता है, एंटी राइनम या डॉग फ्लावर या स्नैपड्रैगन। तो डोमिनेंट एपिस्टेसिस, रिसेसिव एपिस्टेसिस, कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन, डुप्लीकेट, कोलैबोरेटिव, इनिबिटरी और सप्लीमेंट्री एंड एडिटिव और पॉलीमेरिक, इनके भी आपको एग्जांपल्स पता होने चाहिए। क्लियर? आपकी एनसीईआरटी में ये टॉपिक नहीं है, लेकिन क्या पता इस तरीके का रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ले तो आपको उसका आइडिया होना चाहिए। क्लियर है बेटा? तो नेक्स्ट पॉइंट, पहले इसको नोट करें, फिर नेक्स्ट पॉइंट में इनके एग्जांपल्स और रेशियो बताता हूं। हमने सभी जो जीन इंटरेक्शन है उनको सीरियल नंबर की फॉर्म में प्रेजेंट कर दिया। 1 कॉम्प्लीमेंट्री, 2 डुप्लीकेट, 3 रिसेसिव एपिस्टेसिस, 4 डोमिनेंट एपिस्टेसिस, 5 पॉलीमेरिक या एडिटिव, 6 इनहिबिटरी, 7 सप्लीमेंट्री एंड 8 कोलैबोरेटिव जीन इंटरेक्शन। और उनका F2 जनरेशन में फिनोटिपिक रेशियो कॉम्प्लीमेंट्री का 9:7, डुप्लीकेट का 15:1, रिसेसिव एपिस्टेसिस का 9:3:4, डोमिनेंट एपिस्टेसिस का 12:3:1, पॉलीमेरिक का 9:6:1, इनिबिटरी का 13:3, सप्लीमेंट्री का 9:3:4 और कोलैबोरेटिव जीन इंटरेक्शन का 9:3:3:1। अब इनके सबके एग्जाम्पल्स भी पता होना चाहिए। पहला एग्जाम्पल है कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन का, जो एग्जाम्पल है वो क्या है बेटा? स्वीट पी के अंदर फ्लावर कलर, तो मैं लिख सकता हूं फ्लावर कलर इन स्वीट पी। ये फ्लावर कलर स्वीट पी के अंदर दो ही तरीके का होगा, आइदर पर्पल और वाइट, या तो पर्पल मिलेगा या वाइट मिलेगा। तो रेशियो भी दो ही फॉर्म में आएगा, 9:7। डुप्लीकेट जीन इंटरेक्शन, इसका एग्जाम्पल होगा फ्रूट शेप इन शेपर्ड पर्स, फ्रूट शेप इन शेपर्ड पर्स। इस शेपर्ड को कैप्सुला भी बोलते हैं। रिसेसिव एपिस्टेसिस का एग्जाम्पल है कोट कलर इन माउस, कोट कलर इन माउस। डोमिनेंट एपिस्टेसिस का एग्जाम्पल है फ्रूट कलर इन स्क्वैश, फ्रूट कलर इन समर स्क्वैश। पॉलीमेरिक या एडिटिव जीन इंटरेक्शन का एग्जाम्पल है फ्रूट शेप इन कुकुरबीटा, फ्रूट शेप इन कुकुरबीटा। इनिबिटरी जीन इंटरेक्शन, इसका एग्जाम्पल है लीफ कलर इन राइस, लीफ कलर इन राइस। या इसी का दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं हम, फीदर कलर इन फाउल, फीदर कलर
इन फाउल, ये भी एग्जाम्पल है। सप्लीमेंट्री जीन इंट्रैक्शन, इसका एग्जाम्पल है सीड कोट कलर इन लबलब, सीड कोट कलर इन लबलब। लबलब किसका नाम है? बीन का नाम है, बीन जो होते हैं ना। कोलेबरेटिव जीन इंट्रैक्शन कॉम टाइप इन पोल्ट्री, कॉम टाइप इन पोल्ट्री, मुर्गी की जो हेड पर कलंगी होती है उसको बोलते हैं कॉम्ब। हमें सीरियल नंबर भी पता लग गए कि जीन इंट्रैक्शन क्या क्या है, फिनोटिपिक रेशियो पता लग गए, उनके एग्जाम्पल से पता लगे। अब हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि उनके जीनोटाइप कैसे पॉसिबल होंगे। तो हमें जीनोटिपिक एक्सप्रेशन देना है। किसी का भी जीनोटिपिक एक्सप्रेशन देना है तो एक क्रॉस करके देख लेते हैं। आपको बस इतना याद रखना है कि ये इनके जीन इंट्रैक्शन है, ये इनके एग्जाम्पल है और ये इनका रेशियो है। लेकिन फिर भी कैसे आया ये पता होना जरूरी है। तो जीनोटिपिक एक्सप्रेशन, फॉर एग्जाम्पल कैपिटल ए कैपिटल ए, कैपिटल बी कैपिटल बी, ये दो डिफरेंट जीन है। स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी इनने इनसे क्रॉस किया तो कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी बनाएगा, इनटू कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, इससे इंट्रैक्शन किया। तो हमारे पास रिजल्ट में जो बनेगा, F2 में जो बनेगा वो क्या बनेगा? कैपिटल ए डैश कैपिटल बी डैश, ऐसे बनेंगे 9। कैपिटल ए डैश स्मॉल बी ऐसे बनेंगे 3। स्मॉल ए कैपिटल बी डैश ऐसे बनेंगे 3। स्मॉल ए स्मॉल बी ऐसा बनेगा 1। ये तो कब बनेगा? जब किसी भी प्रकार का कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ तब। अब ये मान के चलें कि इसका जीनोटिपिक एक्सप्रेशन जो दिया है, हम एक ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कोलैबोरेटिव जीन इंटरेक्शन है। तो कोलैबोरेटिव जीन इंटरेक्शन में क्या एग्जांपल लिया हमने? कॉम टाइप इन पोल्ट्री। मान लो इसका एक्सप्रेशन, इसका एक्सप्रेशन, इसका एक्सप्रेशन, इसका एक्सप्रेशन, हमने ये मान के चला जिसके पास ए जीन है वो रोज शेप का बना रहा है। मींस उसके पोल्ट्री के अंदर जो कॉम बनेगा वो ऐसा बनेगा। जिसके पास बी जीन है, ए जीन वाला क्या बना रहा है? रोज। जिसके पास बी जीन है वो बना रहा है पी शेप, मटर के दाने की तरह। और जिसके पास कोई भी डोमिनेंट नहीं है वो बना रहा है इस तरीके से, जिसे हम बोलते हैं सिंगलेट। और जिसके पास ए और बी दोनों है, ए भी है और बी भी, तो रोज और पी इसका कॉम्बिनेशन कुछ इस तरीके से बनाएगा। इसको बोलते हैं वालनट। तो आपसे पूछा जाए कॉम टाइप कितने टाइप के बने? 4, वालनट, रोज, पी और सिंगलेट। तो आपसे कहा जाए वालनट कितने बने? 9। रोज कितने बने? 3। पी कितने बने? 3। सिंगलेट कितना बना? 1। इसलिए रेशियो ये बन गया। क्लियर है मेरी बात यहां तक? दूसरा एक एग्जांपल और समझने की कोशिश करते हैं यहां पर। देखें, दूसरा एग्जांपल हम ले रहे हैं यहां पर।
फॉर एग्जाम्पल पॉलीमेरिक और एडिटिव इफेक्ट, फ्रूट शेप इन कुकुरबिटा। अब फ्रूट शेप इन कुकुरबिटा जो है उसमें हम 3 टाइप के शेप बना रहे हैं, एक लॉन्ग, सर्कुलर और डिस्क। कौन कौन सी टाइप बना रहे हैं? डिस्क, लॉन्ग, सर्कुलर, सर्कुलर। किसी के पास ए जीन है तो वो ऐसा फ्रूट बनाएगा, किसी के पास बी जीन है तो वो ऐसा फ्रूट बनाएगा, और किसी के पास ए और बी दोनों जीन है तो वो फ्रूट ये सर्कुलर और ये सर्कुलर दोनों का इफेक्ट ऐड हो गया है तो ये डिस्क बनाएगा। और किसी के पास कोई भी डोमिनेंट जीन नहीं है तो यहां पर ऐसा लॉन्ग फ्रूट बनाएगा। अब आप बताएं, जिस तरीके से आपने कोलैबोरेटिव जीन इंटरेक्शन में देखा कि यहां पर इसने वालनट बनाया, इसने रोज बनाया, इसने पी बनाया और इसने सिंगलेट बनाया, रेशियो आ गया हमारे पास 9:3, रेशियो 3:1। जीन इंटरेक्शन के बाद भी रेशियो वही रहा। यहां पर देखो ये 9 जो है ये क्या बनाएगा? डिस्क शेप। ये 6 क्या बनाएगा? सर्कुलर। और ये 1 क्या बनाएगा? लॉन्ग। तो हम ये कह सकते हैं ये भी सर्कुलर, ये भी सर्कुलर, तो ये दोनों क्या हो जाएगा? ऐड। क्लियर है मेरी बात यहां तक? एक और एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं, डुप्लीकेट जीन इंटरेक्शन की। ये भी देख लेते हैं डुप्लीकेट जीन इंटरेक्शन के। डुप्लीकेट जीन इंटरेक्शन का एग्जाम्पल हमने लिया फ्रूट शेप इन शेपर्ड पर्स। फ्रूट शेप इन शेपर्ड पर्स जो है उसमें जो फ्रूट शेप है या तो ट्रायंगुलर है या ओवॉइड है। हमने 2 लिया, या तो ट्रायंगुलर या ओवॉइड। या तो वो ऐसी शेप का बन रहा है या वो ऐसी शेप का बन रहा है। जिसके पास ए जीन है वो भी ट्रायंगुलर बना रहा है, जिसके पास बी जीन है ये भी ट्रायंगुलर बना रहा है, जिसके पास ए और बी दोनों हैं ये भी ट्रायंगुलर बना रहा है, और जिसके पास दोनों ही डोमिनेंट नहीं है तो ये क्या बना रहा है? ऐसा। तो हम क्या बोलेंगे? ये 9, ये 3 और ये 3, ये सभी क्या हो गए? ट्रायंगुलर। तो ट्रायंगुलर कितना बनाया? 9, 3, 12, 3, 15। तो ये तो क्या बन गए? ट्रायंगुलर। और ये क्या बन गया? ओवॉइड। इसी तरीके से 9, 3, 3, 1 जो आया था, अब ये सभी के सभी क्या है? ट्रायंगुलर। ठीक है। तो जीनोटिपिक रेशियो में कोई चेंज नहीं आ रहा, लेकिन फिनोटिपिक रेशियो अपने आप चेंज हो जा रहा है। एक और देख लेते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन। कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन, फ्लावर कलर इन स्वीट पी। ये भी देखें, फ्लावर कलर इन स्वीट पी। अभी मैंने बताया कुछ देर पहले कि इसमें 2 ही तरीके का फ्लावर कलर है, या तो पर्पल या व्हाइट, या तो पर्पल होगा या व्हाइट। देखिए कैसे, दोनों जीन होंगी तब कलर आएगा पर्पल। कोई एक जीन है तो भी कलर नहीं आएगा, तो कलर रह जाएगा व्हाइट। केवल एक जीन है तो भी कलर नहीं आएगा, कोई भी नहीं है तो भी कलर नहीं आएगा। मीन्स मैं कह सकता हूं पर्पल कितने बने? 9। और व्हाइट कितने बने? 3 + 3 + 1। तो क्या हो जाएगा रेशियो? ये पर्पल और ये व्हाइट। क्लियर है? इसका मतलब कहीं ना कहीं सिंगल जीन था जब इफेक्ट नहीं आया,
जैसे ही दो जीन हुई तो दोनों का इफेक्ट इंटरेक्शन के रिजल्ट में यहां पर आ रहा है। कैसा कलर आ रहा है? पर्पल कलर। एंथोसाइनिन पिगमेंट डिपोजिशन होने से पर्पल कलर आता है। एंथोसाइनिन पिगमेंट नहीं होगा तो कलर नहीं आएगा। और एंथोसाइनिन पिगमेंट के लिए दो एंजाइम की रिक्वायरमेंट है। मान लो ए एंजाइम फर्स्ट बना रही है, बी एंजाइम सेकंड बना रही है, तो दोनों एंजाइम बनेंगे तब जाकर प्रोडक्ट बनेगा एंथोसाइनिन, पर्पल कलर आएगा। यहां पर तो केवल एक एंजाइम वन बना, टू नहीं बना, इसलिए कलर नहीं आएगा। यहां पर एंजाइम वन नहीं बना, टू बनेगा तो भी कलर नहीं आएगा। और यहां पर तो कोई भी एंजाइम नहीं बना, तो प्रोडक्ट बनाने के लिए दोनों एंजाइम का होना जरूरी था। क्लियर है सभी को? तो नोट करें बेटा, यह है जीन इंटरेक्शन नॉन एलिलिक टाइप या इंटरजेनिक इंटरेक्शन। इस जीन इंटरेक्शन के बाद बेटा जी हम बात करेंगे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में, कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस क्या है। ये वर्ड बार बार मैंने आपको एक्सप्लेन किया। इनहेरिटेंस मीन्स द प्रोसेस इन्वॉल्व इन द ट्रांसफर ऑफ ए कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू दियर प्रोजेनी। किसी भी कैरेक्टर का पेरेंट से प्रोजेनी में जाना हेरिडिटी है, लेकिन जो प्रोसेस इन्वॉल्व है दैट इज इनहेरिटेंस। तो पेरेंट से वो कैरेक्टर किसी भी प्रोजेनी के अंदर कैसे आया, ये समझना जरूरी है। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस इन 1902 वाल्टर सटन एंड थियोडर बोवेरी, इन दो साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया और उन्होंने बताया कि क्रोमोसोम और जीन के अंदर कंपैरेटिवली क्या बिहेवियर है। थोड़ा सा मैं इसको दूसरी तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। मैं आपको यह कहूं कि हमारे पास एक ट्रेन है और एक हम लोग हैं। एक पॉइंट से हमें दूसरे पॉइंट पर जाना है, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर जाना है, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर जाना, तो हम ट्रेन की मदद से जा रहे हैं। हम ट्रेन के अंदर बैठेंगे या ट्रेन हमारे अंदर बैठेगी? ऑब्वियसली बड़ी चीज कौन है? ट्रेन। छोटी चीज कौन है? ह्यूमन बीइंग। वो उसके अंदर बैठेंगे। तो मैं कह सकता हूं जैसे जैसे ट्रेन चलेगी वैसे वैसे हम भी चलेंगे, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर पहुंच जाएंगे। इसी तरीके से आप ये मान के चलें कि एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए जो ट्रेन ह्यूमन बीइंग के लिए कैरियर का काम कर रही है, कि एक जगह से दूसरी जगह ले जा रही है, तो एक बड़ी यूनिट है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक स्मॉल यूनिट को कैरी कर कर लेकर जा रही है। क्लियर है मेरी बात यहां तक? वो बड़ी यूनिट को हम मान लेते हैं क्रोमोसोम, और उसके ऊपर छोटी यूनिट जो लगी हुई है फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए, जिसे हम बोल रहे हैं जीन। तो ये क्रोमोसोम नेक्स्ट जनरेशन में उस जीन को अपने साथ में लेकर जाएगा। और वो जीन किसको डिसाइड कर रही थी? एक कैरेक्टर को डिसाइड कर रही थी। और एक कैरेक्टर का जो मॉलिक्यूल था जीन, वो कहां ले गया? दूसरी जनरेशन में। इसीलिए पेरेंट से प्रोजेनी में एक कैरेक्टर ऑटोमेटिकली चला जाता है। तो हम क्रोमोसोम और जीन के बीच में पैरेलल बिहेवियर देखते हैं। कंपैरिजन बिटवीन द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम, कंपैरिजन chromosome and gene behavior। ठीक है बेटा? कंपैरिजन बिटवीन क्रोमोसोम एंड जीन बिहेवियर। तो कंपैरिजन किसका कर रहे हैं? क्रोमोसोम का और
जीन का, तो एक साइड में हम लिख सकते हैं क्रोमोसोम, और दूसरी साइड में हम लिख सकते हैं जीन। किसी भी एक इंडिविजुअल के अंदर देखा जाए तो हम क्या कहेंगे, ह्यूमन बीइंग के अंदर क्रोमोसोम कितने हैं, 23 पेयर्स। क्या बोल रहे हैं हम, 23 पेयर्स। तो हम क्या कह सकते हैं, क्रोमोसोम अकर इन पेयर्स। फर्स्ट पॉइंट, क्रोमोसोम अकर इन पेयर्स। पेयर की फॉर्म में होंगे क्रोमोसोम, जैसे 23 पेयर हमारे अंदर। उसी तरीके से जीन जो है वो भी किस फॉर्म में होंगी, पेयर की फॉर्म में, अकर इन पेयर्स। ये भी पेयर की फॉर्म में है, ये भी पेयर की फॉर्म। सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट देखें। सेकंड पॉइंट ये बता रहा है सेग्रीगेट एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। सेग्रीगेट एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, कि जब जब गैमेट फॉर्मेशन होगा तो क्रोमोसोम्स का सेग्रीगेशन होना जरूरी है। मींस जो 23 पेयर हैं, जब गैमेट फॉर्मेशन होगा तो एक गैमेट को 23 मिलेगा, दूसरे गैमेट को 23 मिलेगा। मींस पेयरिंग फॉर्म क्या हो जाएगी, सेग्रीगेट हो जाएगी। जीन भी क्या होती हैं, सेग्रीगेट एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। सेग्रीगेट एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। थर्ड पॉइंट, इसका मतलब दोनों में अभी तक सिमिलरिटी जनरेट हो रही है। क्रोमोसोम की बात करें तो जब सेग्रीगेट होगा तो कह सकता हूं ओनली वन ऑफ ईच पेयर इज ट्रांसमिटेड टू द गैमेट। ओनली वन ऑफ ईच पेयर, ओनली वन ऑफ ईच पेयर, ओनली वन ऑफ ईच पेयर is transmitted to a gamete. क्रोमोसोम पेयर में होंगे, सेग्रीगेट हो जाएंगे गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पर, तो मैं कह सकता हूं उस पेयर में से केवल एक गैमेट को मिलेगा। और इसी तरीके से जीन भी पेयर में होंगी, सेग्रीगेट एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, बट ओनली वन ऑफ ईच पेयर, ओनली वन ऑफ ईच पेयर is transmitted to a gamete. क्लियर, दोनों में सिमिलरिटी देखने को मिल रही। अभी तक मैं कह सकता हूं कि दोनों के अंदर सिमिलरिटी जो देखने को मिली वो इसके पैरेलल बिहेवियर को शो कर रही है। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट पेयर्स सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली। इंडिपेंडेंट पेयर्स सेग्रीगेट, या मैं कह सकता हूं इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट, या फिर इंडिपेंडेंट पेयर इंडिपेंडेंटली असोर्ट, independently of each other.
क्लियर? यहां पर जीन में देखें तो जीन में क्या होगा, वन पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ द अदर पेयर, वन पेयर segregate independently from the other pair. कह सकता हूं क्रोमोजोम भी पेयर में था, जीन भी पेयर में थी। गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पर क्रोमोजोम भी सेग्रीगेट हुआ, जीन भी सेग्रीगेट हुई। ओनली वन ऑफ ईच पेयर इज ट्रांसमिटेड टू ए गैमेट, ओनली वन ऑफ ईच पेयर इज ट्रांसमिटेड टू गैमेट, मीन्स एक गैमेट को उन पेयर में से एक ही हिस्सा मिला। इंडिपेंडेंटली पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर, तो इंडिपेंडेंट जो पेयर था वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट हो रहा है, और यहां पर भी वन पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली फ्रॉम द अदर। इट मीन्स ये एंड ये दोनों एक दूसरे से सिमिलर है। इसका मतलब कहीं ना कहीं एक ही चीज पर दूसरी चीज ना टिकी हुई हो, तो ये हमारे पास क्रोमोजोम। तो जीन क्या है, इसी क्रोमोजोम पर तो नहीं लगी हुई है कहीं, तो बाद में स्टडी किया गया कि जीन जो है वो इसी क्रोमोजोम पर, इस क्रोमोजोम के अंदर क्या है, डीएनए, इस क्रोमोजोम के अंदर क्या है, डीएनए, तो यहां पर भी क्या है, डीएनए, यहां पर भी क्या है, डीएनए, और उस डीएनए के एक स्पेसिफिक लोकेशन पर क्या लगी हुई है, जीन। तो मैं कह सकता हूं क्रोमोजोम इज लार्जर यूनिट एंड जीन इज स्मॉलर यूनिट। तो मैं कह सकता हूं ये जो क्रोमोजोम है ये इस जीन के लिए कैरियर मॉलिक्यूल का काम करेगा, और एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में उस जीन को ले जाने का काम करेगा, और वो जीन एक स्पेसिफिक कैरेक्टर को डिटरमाइन कर रही है, इसीलिए नेम दिया गया है क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस में इस क्रोमोजोम का रोल है, और क्रोमोजोम का क्यों रोल है, क्रोमोजोम एक्ट एज ए कैरियर ऑफ द जीन। क्लियर है सभी को? नोट करें यहां तक। क्लियर है बेटा सभी को? तो इसके बाद में एक और टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं, और वो टॉपिक है लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। पहले हम इन दोनों में रिलेशन देखने की कोशिश करते हैं, फिर आगे चलकर इसको डिटेल में मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। लिंकेज रिकॉम्बिनेशन फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, जितनी लिंकेज ज्यादा होगी, जितनी लिंकेज ज्यादा होगी उतने ही पेरेंटल ज्यादा बनेंगे। तो पहले वाले में मैं कह सकता हूं कि जितनी लिंकेज ज्यादा होगी उतना रिकॉम्बिनेंट जो बनेगा वो कम बनेगा।
और इसको हमने किस फॉर्म में लिख दिया? लिंकेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिकॉम्बिनेशन। अब हम कह रहे हैं कि लिंकेज जितनी ज्यादा होगी उतना पेरेंटल ज्यादा बनेगा, तो मैं ये कह सकता हूं लिंकेज जितना ज्यादा बनेगा उतना पेरेंटल ज्यादा बनेगा। तो इसको डायरेक्टली मैं कह सकता हूं लिंकेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पेरेंटल। हमने इसको एक्सप्लेन किया रिकॉम्बिनेशन के साथ, इसका रिलेशन दिखाया है पेरेंट के साथ। तो अब हम ये कह सकते हैं कि रिकॉम्बिनेशन जितना ज्यादा होगा, इसका मतलब वहां पर क्रॉसिंग ओवर उतना ही ज्यादा रहा होगा, क्रॉसिंग ओवर उतना ही ज्यादा रहा होगा। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं रिकॉम्बिनेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रॉसिंग ओवर। क्लियर? फोर्थ पॉइंट, लिंकेज का रिकॉम्बिनेशन से रिलेशन पता लग गया, लिंकेज का पेरेंटल से रिलेशन पता लग गया, रिकॉम्बिनेशन का क्रॉसिंग ओवर से पता लग गया। तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि लिंकेज का एक्सेप्शन कौन है? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, या इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लॉ का एक्सेप्शन कौन था? लिंकेज। तो हम कह सकते हैं लिंकेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्लियर? जिसके बीच में लिंकेज ज्यादा होगी, जिसके बीच में लिंकेज ज्यादा होगी, आपस में एक दूसरे से लिंक्ड बिहेवियर ज्यादा होगा, तो इसका मतलब उनमें डिस्टेंस कम होगी। तो मैं कह सकता हूं जिसके बीच में लिंकेज ज्यादा होगी तो डिस्टेंस इन बिटवीन जीन्स कम होगी। ये किसको इंडिकेट करेगा? ये इंडिकेट करेगा कि लिंकेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। सभी पॉइंट्स को ध्यान से समझे जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। हमारा टॉपिक है लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इजी वे से समझ में नहीं आता है, लेकिन हम समझने की कोशिश करेंगे इजी तरीके से। लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन में एक दूसरे का इनवर्सली रिलेशन है, ये पता होना चाहिए। हेडिंग में जो लिखा है लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन एक दूसरे का अपोजिट है। इसका मतलब जितना लिंकेज ज्यादा होगा उतना रिकॉम्बिनेंट कम बनेगा। अब आपको पता है पेरेंट जैसा बनता है वो पेरेंटल, और नॉन पेरेंटल बनता है उसी को क्या बोलते हैं? रिकॉम्बिनेंट। पेरेंट जैसा पेरेंटल और नॉन पेरेंटल को क्या नाम दे दिया? इसका मतलब लिंकेज ज्यादा होगी, तो वहां पर बता रहे ना लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन में एक दूसरे का अपोजिट रिलेशन है। तो जितना लिंकेज ज्यादा होगी, तो अभी मैंने बताया यहां पर नॉन पेरेंटल तो क्या होता है? रिकॉम्बिनेशन। पेरेंटल, इसका मतलब लिंकेज ज्यादा होगी तो पेरेंटल भी ज्यादा बनेंगे। और रिकॉम्बिनेंट कब बनते हैं? रिकॉम्बिनेंट नॉन पेरेंटल तब बनते हैं जब क्रॉसिंग ओवर हुआ होगा। इसका मतलब रिकॉम्बिनेशन जितना ज्यादा होगा क्रॉसिंग ओवर उतना ही ज्यादा रहा होगा। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लॉ बताया था मैंने, उसका एक्सेप्शन है लिंकेज। इसका मतलब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि जहां इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगा वहां लिंकेज नहीं होना चाहिए, और जहां पर लिंकेज ज्यादा होगा वहां इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लागू नहीं होगा। जितनी लिंकेज ज्यादा होगी दो चीजों के बीच में, दो फ्रेंड के बीच में जितनी लिंकेज ज्यादा होगी डिस्टेंस उनके बीच में उतनी कम होगी, चीजें बहुत ज्यादा अपनी शेयर करेंगे।
और जितनी डिस्टेंस ज्यादा होगी लिंकेज उतनी कम होगी और अपनी चीजें शेयर नहीं करेंगे। क्लियर है मेरी बात? तो हम इसको एक फॉर्म में नोट कर देते हैं। वो एक फॉर्म क्या है? लिंकेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिकॉम्बिनेशन। लिंकेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पेरेंटल। लिंकेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉसिंग ओवर। लिंकेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू independent assortment, and linkage inversely proportional to distance। मीन्स आपस में रिलेशन देखा जाए कि पेरेंटल का लिंकेज से क्या है, या लिंकेज का रिकॉम्बिनेशन से क्या है, या रिकॉम्बिनेशन का क्रॉसिंग ओवर से क्या है, क्रॉसिंग ओवर का इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट से क्या है, या डिस्टेंस से क्या है। तो आप केवल इसी एक लाइन की फॉर्म में एक साथ में उनको बता सकते हैं। जब भी आप लिंकेज की बात करेंगे तो आपको लिंकेज ग्रुप पता होना चाहिए। लिंकेज ग्रुप, लिंकेज ग्रुप जनरली एन को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? एन को। यदि नंबर ऑफ क्रोमोसोम इक्वल फॉर्म में हो तो। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं आपको, ह्यूमन में लिंकेज ग्रुप क्या होंगे? 46, ये 2n है तो n वैल्यू कितनी होगी? 23। लिंकेज ग्रुप ह्यूमन बीइंग में पूछा गया है तो 23। लेकिन ह्यूमन में स्पेसिफाई करके दिया है मेल या फीमेल, तो मेल के अंदर होंगे 44XY, ये 2n है। फीमेल के अंदर 44XX। तो इसका हाफ करेंगे, इसका हाफ करेंगे, इसका हाफ करेंगे तो इजी वे से हो जाएगा 22 प्लस x, तो कितना हो गया? 23। तो लिंकेज ग्रुप 23। लेकिन यहां पर इसका हाफ नहीं होगा, 22 प्लस x ग्रुप अलग हो गया, y अलग हो गया, यहां पर कितना आएगा? 24। लिंकेज ग्रुप निकालना आ गया। अब मैं बात करूं कि लिंकेज ग्रुप ड्रोसोफिला के अंदर, ड्रोसोफिला के अंदर 2n 8 है। ड्रोसोफिला जिसे हम बोल रहे हैं फ्रूट फ्लाई, 2n 8 है, n की वैल्यू कितनी आएगी? 4। तो लिंकेज ग्रुप कितने होंगे? 4। मैं आपको कहूं पाइसम सेटाइवम, पाइसम सेटाइवम के अंदर 2n की वैल्यू कितनी है? 14। तो n की वैल्यू कितनी आएगी? 7। तो लिंकेज ग्रुप कितने हो गए? 7। इसी तरीके से मैं आपको ये कहूं बैक्टीरिया के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर सर्कुलर डीएनए होता है, लिंकेज ग्रुप 1। सर्कुलर डीएनए और लिंकेज ग्रुप 1। इसी तरीके से हम ये कह सकते हैं मेज के अंदर, मेज मीन्स मक्के के अंदर 20, 2n का नंबर कितना होता है? 20। तो हम कह सकते हैं लिंकेज ग्रुप कितना होगा? 10।
मेज के अंदर 2n 20 है तो n कितना होगा 10। बार्ले, बार्ले के अंदर 2n कितना है 14 तो n कितना होगा 7, तो लिंकेज ग्रुप कितना है 7। इस तरीके से लिंकेज ग्रुप निकाल सकते हैं। एस्केरिस में 2n 2 है तो लिंकेज ग्रुप कितना होगा 1। एस्केरिस 2n कितना है 2 तो n कितना होगा 1, तो लिंकेज ग्रुप कितना हो गया 1। इसी तरीके से ओफियोग्लोसम रेटिकुलेटम एक टेरिडोफाइटा है, उसके अंदर 2n नंबर है 1262 1262। फॉर एग्जाम्पल ओफियोग्लोसम 1262 ये 2n नंबर है तो n नंबर कितना होगा 631, तो लिंकेज ग्रुप कितना होगा टेरिडोफाइट से बेटा ये। तो इसी तरीके से हम डिफरेंट 2n नंबर पता लग जाए, जैसे बैक्टीरियोफेज है उसके अंदर लिंकेज ग्रुप कितना होगा 1। बैक्टीरिया है, बैक्टीरियोफेज है, इनके अंदर लिंकेज ग्रुप 1। तो आपको 2n नंबर पता है तो आप जनरली आप n नंबर यदि निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा लिंकेज ग्रुप आ जाएगा बेटा। क्लियर है मेरी बात? क्लियर है सभी को? लिंकेज का मीनिंग क्या है? लिंकेज का मतलब है ये हमारे पास एक क्रोमोसोम है और इस क्रोमोसोम पर ये ए जीन है, इस क्रोमोसोम पर ये बी जीन है, तो मैं कह सकता हूं फिजिकल एसोसिएशन इन बिटवीन ए एंड बी जीन इज रिप्रेजेंटेड बाय द लिंकेज। जीन ए एंड बी आर लोकेटेड ऑन ए सेम क्रोमोसोम, act as a linked gene और act as a linkage behavior। एक ही क्रोमोसोम पर ए और बी जीन है तो दोनों जीन को क्या बोलेंगे ए एंड बी आर लिंक्ड जीन। और कैसा बिहेवियर शो करेंगे लिंकेज का बिहेवियर शो करेंगे। क्लियर है सभी को मेरी बात? किसी एक क्रोमोसोम के ऊपर ए और बी नहीं बहुत सारी जीन है, ए बी सी डी ई, इस तरीके से बहुत सारी जीन है, तो ऑल जीन्स एक्ट एज ए लिंक्ड जीन एंड ऑल जीन शोज द लिंकेज बिहेवियर। क्लियर है मेरी बात? इट मीन्स मैं कह सकता हूं लिंक्ड जीन हैव द टेंडेंसी टू स्टे टुगेदर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। जैसे कि जैसे एक क्रोमोसोम, अभी आपने बताया क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस कि एक ये क्रोमोसोम से जो जीन होंगी वो दूसरी जनरेशन में ऐसी कैसी जाएंगी। तो लिंक्ड जीन की टेंडेंसी होती है, लिंक्ड जीन हैव द टेंडेंसी टू स्टे टुगेदर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। तो मैं लिख सकता हूं linked genes have the tendency to stay together from one generation to next। तो ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन से जब कोरिलेट करेंगे तो एक दूसरे के साथ रहनी चाहिए, बट दीज लिंक्ड जीन कैन बी सेपरेटेड बाय क्रॉसिंग ओवर। ए बी के साथ रहनी चाहिए लेकिन इनके बीच में मान लो डिस्टेंस ज्यादा है तो क्रॉसिंग ओवर होगा और क्रॉसिंग ओवर इस बी जीन को सेपरेट करके ले जाएगा। Although linked gene have the tendency to stay together from one generation to next, but if the distance in between gene are more, then linked gene can be separated by the crossing over। तो इसका मतलब अब हमारे पास लिंकेज बिहेवियर भी दो टाइप का हो गया कि डिस्टेंस इज लेस, डिस्टेंस इज मोर। जीन के बीच में डिस्टेंस बहुत कम होगी और कम होते होते यदि डिस्टेंस को जीरो कर दिया जाए तो मैं कहूंगा कि ए जीन जिस पॉइंट पर है
ये जो ए जीन है इसकी डिस्टेंस को कम कर लूं तो मैं कहूंगा कि एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि बी जीन इसी पॉइंट पर आ जाए। तो मैं कह सकता हूं ए एंड बी बोथ जीन एक ही पॉइंट पर होंगे, दे शोज द कंप्लीट लिंकेज। और कंप्लीट लिंकेज में क्रॉसिंग ओवर इफेक्ट नहीं डालेगा। कंप्लीट लिंकेज में जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो एक जीन को दूसरे से सेपरेट नहीं कर सकता, क्रॉसिंग ओवर का इफेक्ट जीरो होगा। और दूसरा, एक ही क्रोमोसोम पर डिस्टेंस पर जीन है, इसका मतलब मैं कह सकता हूं बी पॉइंट यहां नहीं है, बी पॉइंट यहां पर है। दोनों के बीच में डिस्टेंस ज्यादा होते ही क्रॉसिंग ओवर इस जीन को सेपरेट कर सकता है। तो मैं कह सकता हूं कि या तो दो जीन एक ही पॉइंट पर हो, कंप्लीट लिंकेज, या एक ही क्रोमोसोम पर दूर दूर हो, इनकंप्लीट लिंकेज। तो लिंकेज भी कितने टाइप की है, वन इज कंप्लीट, अनदर वन इज इनकंप्लीट। कंप्लीट लिंकेज पर क्रॉसिंग ओवर का इफेक्ट जीरो होगा और इनकंप्लीट लिंकेज पर जीन को क्रॉसिंग ओवर सेपरेट कर सकता है। आपको पता है क्रॉसिंग ओवर मियोसिस में होता है, प्रोफेज में होता है, पैकाइटिन फेज में होता है। क्लियर है मेरी बात? क्योंकि प्रोफेज के भी अलग अलग पार्ट है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटिन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। तो पैकाइटिन स्टेज में क्रॉसिंग ओवर पॉसिबल होता है। और वही क्रॉसिंग ओवर क्या कर सकता है, यदि एक क्रोमोसोम पर डिस्टेंस पर कोई भी जीन है तो उनको सेपरेट कर सकता है। क्लियर है? तो बेटा आज के लिए इतना ही। सभी पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। टीम सीएलसी आपके लिए कंटिन्यूअसली निरंतर मेहनत कर रही है। आप भी मेहनत करें, धीरे धीरे हम रिजल्ट्स की तरफ बढ़ रहे हैं। और नेक्स्ट क्लास में मैं लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन को एक्सपेरिमेंटली प्रूव करूंगा कि जो अभी मैंने आपको बताया कि जितना लिंकेज ज्यादा होगा रिकॉम्बिनेशन उतना कम होगा, जितना लिंकेज ज्यादा होगा पेरेंट उतने ज्यादा बनेंगे, जितना लिंकेज ज्यादा होगा रिकॉम्बिनेंट उतने कम बनेंगे, जितना लिंकेज कम होगा रिकॉम्बिनेंट उतने ज्यादा बनेंगे। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।